हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हम जब भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर से पहले ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद भी कुरान मजीद सीखे और दूसरों को भी सिखाए। छोटा सा मफहूम ये है कि हमें चाहिए कि हम जो है ना कुरान मजीद को ना सिर्फ़ पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं आया हुआ कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। ये आया हुआ है जो कुरान मजीद को सीखे और दूसरों को सिखाए। इसलिए हमें चाहिए ना हम कुरान मजीद को पढ़ें, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा उसे समझने की भी कोशिश करें और उसे दूसरों को भी सिखाएं और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको बात अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में आज हमने पढ़ना है। ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, हमें नाम ही शो कर रहा है कि ग्लूको मतलब ग्लूकोज़, न्यू का मतलब है नया, जेनेसिस का मतलब है बनाओ, यानी नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाओ। अब भाई हम नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ से बनाए? हम पौधे थोड़ी हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ से बनता है? आपको पता है ना, फोटोसिंथेसिस से बनता है। फोटोसिंथेसिस कैसे बनता है? प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, वाटर हम देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सबको मिला के डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन होता है और उसके बाद जाके कहीं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और वो जो है ना फिर आगे फूड चेन के जरिए ट्रांसफ़र होते होते हमारे पास पहुँचता है। अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना सकते हैं तो हमें जो है ना इतनी भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है? रोज़ी रोटी के लिए हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके दोपहर को भी खाना और शाम को भी खाना, उसके बाद ये इतनी भी बेमानियाँ भी सारी चीज़ें, हमें क्या करने की ज़रूरत है? अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना सकते हैं, हम आधा घंटा जाके धूप में बैठ जाएँ और धूप में बैठने के बाद ग्लूकोज बना लें और एनर्जी बना लें और वापस आ जाए बिल्कुल ठीक ठाक। जिस तरह वो जो क्रिश मूवी में जो जादू करता है, वो जाके धूप में थोड़ी देर बैठ जाए तो उसको कहते हैं क्या खाते हो? कहते हैं धूप। वो धूप खा जाता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसको एनर्जी मिलती रहती है सनलाइट से। हमें भी इस तरह क्यों नहीं मिलती? अब इसका ये मतलब तो नहीं है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये तो नहीं है कि नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाओ तो फोटोसिंथेसिस के जरिए ही बनाओ। नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाओ लेकिन किसी और मेथड से बनाओ। नया मेथड कौन सा मेथड है? आप नया मेथड हमारे पास ग्लूकोज बनाने का ये है कि आपके पास जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट्स है, फैटी एसिड्स है वगैरह वगैरह, उनको किसी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर दो कि उससे हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में आसानी हो। सिंपल लॉजिक ये है कि आप मुझे कहेंगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हम कैसे बना सकते हैं, मैं आपको कहूँगा कि जिस तरह आपने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ा हुआ है उसी प्रोसेस को रिवर्स में लेके जाएं, आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक घड़ी है, एक घड़ी थी, मैंने उसको खोल दिया, उसका सेल अलग कर ली, बैटरी अलग कर ली, उसकी सुइयाँ सारी चीज़ें अलग कर ली। उसके बाद आप मुझे कहेंगे आपने तो अब घड़ी तोड़ दिया, अब आप नई ये इससे दोबारा घड़ी कैसे बनाएंगे? सिंपल ये है कि मैंने जहाँ जहाँ से घड़ी तोड़ी थी, जहाँ जहाँ से सेल निकाला था, जहाँ जहाँ से बैटरी निकाली थी, जहाँ से सुइयाँ निकाली थी, दोबारा उसको उसी जगह पे फिट कर दूंगा, दोबारा मेरे पास घड़ी बन जाएगी। तो सिंपल है कि जिस चीज़ को हमने जिस तरीके से तोड़ा है उसी को दोबारा उसी तरीके से जो है ना रिवर्स में ले जाएं तो आपके पास नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ग्लूकोज हमारे पास किस तरीके से टूटता है? हमारे पास ग्लूकोज टूटा है ग्लाइकोलिसिस के जरिए, ठीक है, और आगे जाके हमारे पास क्रब साइकिल के जरिए एनर्जी मिलती है हमें। अगर हम ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स को दोबारा रिवर्स में ले जाते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज दोबारा बन जाता है। अब मसला ये है कि हम दोबारा ग्लूकोज बना क्यों रहे हैं? भाई एक बार आप ग्लूकोज तोड़े हो, उसके बाद दोबारा रिवर्स प्रोसेस में चला के ग्लूकोज बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? क्या फ़ायदा है आपको? ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस तब होता है जब हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है। हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो, हमने खाना शाना खाया हो, 4 5 6 7 घंटे गुजर चुके हों, हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन को स्पेसिफिकली डिपेंड करता है ब्रेन के उसको एनर्जी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ही मिले। उसकी वजह यह है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है ना बहुत छोटा होता है, तो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन के पास चला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास चला जाता है, वहाँ पे उनको इजीली एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। एनर्जी प्रोवाइड करने के दो ही तरीके हैं, या तो फैटी एसिड्स एनर्जी प्रोवाइड करें या तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोवाइड करें। अब जो फैटी एसिड्स होते हैं ना वो ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी तो ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन वही फैटी एसिड्स अगर ब्रेन के पास हम भेजते हैं ना, एक तो ये है कि उसको ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हुए बड़े जो है ना प्रॉब्लम आती है, और दूसरा मेन तरीका ये होता है कि हमारे पास अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके चली भी जाती है तो हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं, तो लिहाजा अगर फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स अगर हमारे ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के एरिया के पास चले भी जाते हैं तो हमारे पास वो जो आर्टरीज होती है ना, उसमें ये चांस होता है कि ये आर्टरीज में जाके फंस जाए, आर्ट्रियोल्स में जाके फंस जाए। अगर आर्ट्रियोल में जाके फंस जाएंगे बेशक हमें एनर्जी प्रोवाइड करते रहे, लेकिन आर्ट्रियोल्स को ये तंग कर देंगे, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस कर सकते हैं। अगर वो तंग होगी तो क्या होगा? ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ब्रेन का किसी पोर्शन के डैमेज होने का खतरा हो जाएगा, या क्या होगा कि वो आर्टरीज इतनी पतली हो जाएंगी कि वो फट जाएंगी और हमें ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो हमारे पास जो मेन एनर्जी सोर्स है ना वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स होता है जो ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है।
और उसकी वजह और जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है छोटा भी होता है, एफिशिएंट वे होता है, और उसके जो तोड़ने के लिए उसको एंजाइम चाहिए वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, हर सेल के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो इसीलिए हमारी जो प्राइमरी सोर्स है वो हमारे पास ग्लूकोज का मालिक्यूल होता है। फैटी एसिड जब हम पहले इनटेक करते हैं तो फैटी एसिड को पहले हम ना किसी दूसरी जगह स्टोर करवा देते हैं, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर करवा देते हैं, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े, या सेल के अंदर जाके स्टोर करवा देते हैं, सेल की मेम्ब्रेन बनवा देते हैं, ताकि हमें जब इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसे तोड़ फोड़ दें और अपनी एनर्जी हासिल कर लें। ये हमारे पास मेन गोल होते हैं। अब हमारे पास जब हम खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो खाने में जो है ना हमारे पास जैसे हम खाना इंटेक करते हैं तो उसमें ग्लूकोज भी होता है, फैटी एसिड्स भी होते हैं, अमीनो एसिड्स भी, सारी चीज़ें भी होती हैं। तो जैसे हम खाना इंटेक करते हैं ना तो साथ ही इंसुलिन रिलीज़ हो जाती है। इंसुलिन रिलीज़ करती है, वो इंसुलिन क्या करती है, लिवर सेल्स को कहती है कि यार आपके पास जो फालतू, या मसल सेल्स को कहती है आपके पास जो ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में आते हैं ना, आप उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दें और बाकी 1 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज को जो है ना ब्लड के अंदर ही रहने दे। तो लिवर सेल्स उसकी बात को मान लेता है। लिवर सेल्स क्या करता है, फालतू जो ग्लूकोज होती है उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर के अंदर स्टोर कर देता है, और या मसल सेल्स के अंदर स्टोर कर देता है। अब जैसे जैसे हमें जो है ना दोबारा ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती जाती है, बोलते हूँ मैं, मुझे बोलने के लिए ज़रूरत है, चलता हूँ मैं, फिरता हूँ, हम जो है ना खेलते हैं, कूदते हैं, सारे काम करते हैं, अब उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम हर टाइम तो 24 घंटे खाना नहीं खा रहे होते, हमने एक ही टाइम खाना खाया था, सुबह खाना खाया होता है, फिर 6 घंटे तक हम रेस्ट कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जो बॉडी के अंदर हमने खाना खाया तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हुआ है। अब वो ग्लाइकोजन आहिस्ता 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 टूटता रहेगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, और उस एनर्जी से फिर एटीपीज बनेंगे, और वो एटीपी एनर्जी करेंसी है जो हमें जो है ना चलने घूमने फिरने में मदद प्रोवाइड करती है। अब वो जो ग्लाइकोजन होता है ना वो हमारी बॉडी में रह सकता है सिर्फ 2-3 घंटे तक स्टोर, बस। इससे ज़्यादा ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रह सकता कि हम जो है ना खाना खाएं और 2-3 दिन तक जो है ना खाना ही ना खाते रहें और वही ग्लाइकोजन जो है ना हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता रहे और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहे। इस तरह नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन सिर्फ 2-3 घंटे के लिए स्टोर होता है, बस। अगर मिसाल के तौर पर आप रात को 9 बजे सोएं और सुबह 9 बजे उठें, 12 घंटे का गैप आ गया, 12 घंटे का गैप आ गया। अब 12 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाया, अब जितनी ग्लाइकोजन आपकी बॉडी के अंदर स्टोर थी वो 1-2-3 घंटे तक स्टोर थी और उसने ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड की, सारी खत्म होगी, सारी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी और एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए, आपका ब्रेन एनर्जी कहाँ से हासिल करेगा? उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो फैटी एसिड्स को बुला ले, फैटी एसिड्स को कहे कि आओ भाई मुझे एनर्जी प्रोवाइड करो। अगर फैटी एसिड्स को वो बुला लेता है तो क्या होगा? रिस्क नहीं ले सकते हम, वो फैटी एसिड आर्टरीज में फंस सकती हैं, आर्टरियोस्क्लेरोसिस करा सकती हैं, ब्रेन हेमरेज करवा सकती हैं। एक दिन की तो बात नहीं, हम रात को रोज़ सोते हैं, रोज़ अगर रात को सोते रहे और रोज़ रात को फैटी एसिड जाके एनर्जी प्रोवाइड करते रहे तो डैमेज हो सकता है बॉडी के लिए। तो हमारी बॉडी ये रिस्क नहीं लेगी। हमारी बॉडी ने क्या किया हुआ है, स्पेसिफिकली ब्रेन के लिए 2 नए मैकेनिज्म्स अडॉप्ट किए हुए हैं। एक मैकेनिज्म ये है कि हम क्या करते हैं, कीटोन बॉडीज़ बनवा देती है हमारी बॉडी, हम कीटोन बॉडीज़ या हमारी बॉडी कीटोन बॉडीज़ बनवा देती है। अब वो कीटोन बॉडीज़ से क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ 3 किस्म की होती हैं, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट या एसीटोन। अब वो क्या करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के पास चली जाती है या दूसरे सेल्स के पास। उसके बाद वो क्या होती है, वो दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और वो ग्लूकोज दोबारा हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। दूसरा मेन तरीका यह है कि हमारी बॉडी ने ग्लूकोनियोजेनेसिस करवानी है, यानी नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनवा दे। जिस तरह हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा था ग्लाइकोलिसिस के जरिए, उसी स्टेप को दोबारा रिवर्स करवा दे और दोबारा जो है ना हमारी बॉडी में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनवा दे और वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दोबारा टूट जाए और दोबारा टूटने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड कर दे। ये 2 मेन स्टेप है। अगर कीटोन बॉडी से रिलेटेड आपने वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाएं, कीटोन बॉडी से रिलेटेड भी वीडियो देख ले ताकि आपको पता लगे ड्यूरिंग स्टार्वेशन और वगैरह वगैरह कि हमारी ब्रेन बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करती है। और ये दोनों जो है ना लिवर सेल्स के अंदर होते हैं, मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि लिवर सेल्स का मेन काम यह है कि बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करना, ग्लाइकोजन को बनाना, ग्लाइकोजन को तोड़ना, ठीक है, कीटोन बॉडीज को बनाना, कीटोन बॉडीज को तोड़ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जो सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है उसको बनाना, उसको तोड़ना और उसको जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करवाना सारे सेल्स को। ये सारा काम ग्लूकोज का लिवर सेल्स का होता है तकरीबन। और 70-80% ये लिवर सेल्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए एक्सेप्शन ये है कि 70-80% ये लिवर सेल में होती है और 20-30% जो है ना ये किडनी सेल्स के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे को अच्छे तरीके से समझना है ना तो आपको ना ग्लाइकोलिसिस टिप्स पे होनी चाहिए। आपको बता दूं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल्स, क्योंकि ये मेन बेसिक्स हैं। जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हैं ना तकरीबन सारों के अंदर जो है ना ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल आपको आते हैं तो बेहतरीन काम हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आगे फैटी एसिड्स का पाथवे, अमीनो एसिड्स के पाथवे में और हर पाथवे में तकरीबन जो है ना इनके चक्कर जरूर आए हुए हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस का पाथवे ना आपके टिप्स में जरूर टिप्स पे होना चाहिए। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए ना हमारे पास 4 मेन एंजाइम्स ज़रूरत होते हैं। 4 एंजाइम होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमारे काम आते हैं।
उसकी वजह ये है कि इतना खाला जी का घर तो नहीं है कि जिस तरह जो है ना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा है, उन्होंने जो है ना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने टूटने के बाद पायरुवेट बना दिया, अब वही पायरुवेट दोबारा जो है ना जाके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनवा दे। खाला जी का घर थोड़ी है कि ये ग्लूकोज पायरुवेट दोबारा जाके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनवा देगा। उसकी वजह यह है कि अगर ये इतना आसान काम होता तो क्या होता कि हमारा ग्लूकोज टूटता और दोबारा ग्लूकोज टूटने के बाद पायरुवेट बनता और पायरुवेट दोबारा मिलके जो है मिलके दोबारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनवा देता, तो हमारी बॉडी को तो एनर्जी ही ना मिल पाती। जैसे जैसे ग्लूकोज यहाँ से पायरुवेट बन रहा है और दोबारा ये सारे स्टेप रिवर्स में चले जाते और ग्लूकोज बनवा देते, तो हमारी बॉडी को एनर्जी ना मिल पाती। एज ए रिजल्ट हम सर्वाइव ही ना कर पाते, मर जाते, सिंपल। तो हमारी बॉडी के अंदर ये रिवर्स पाथ पॉसिबल है, लेकिन रिवर्स पाथ पॉसिबल किस तरह है, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस पॉसिबल किस तरह है, उसके लिए हमारे पास ना 4 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होना बहुत सख्त जरूरी है। 4 डिफरेंट टाइप के एंजाइम हमें ज़रूरत क्यों है भाई? उसकी वजह यह है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स होते हैं ना, इसमें 3 स्टेप ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल है, यानी वो दोबारा बैकग्राउंड में पीछे नहीं जा सकते। बाकी जो 7 स्टेप्स होते हैं वो रिवर्सिबल है। जैसे रिवर्सिबल स्टेप ये है, जैसे हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, इससे हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बना और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बना। अब जो एंजाइम ना फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में तोड़ है, वही एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट को दोबारा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में भी कन्वर्ट कर सकता है, उसके पास ये पोटेंशियल है। इसी तरह जो एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट को 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में तोड़ है, वही एंजाइम 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट को दोबारा जो है ना ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में भी कन्वर्ट कर सकता है। इसके पास इतनी पोटेंशियल होती है। यानी 7 एंजाइम ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, एक ही अगर उन्होंने रिएक्टेंट बनाया हुआ प्रोडक्ट बनाया, उसी प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उनके पास जो है ना पोटेंशियल होता है। जो मैंने ब्लैक में लिखे हुए ना, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये सारे रिवर्सिबल स्टेप है, यानी ये रिवर्स में हो सकते हैं, इन पे सेम एंजाइम काम करेगा। और हमारे पास 3 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, आपको बताया जो मैंने रेड में लिखे हुए हैं। एक हमारे पास ग्लूकोज वाला, एक हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फास्फेट वाला और एक हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट वाला। ये 3 ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हमारे पास इरिवर्सिबल है, यानी ये रिवर्स नहीं हो सकते। इनको मैं दोबारा हाईलाइट कर ले तो एक ये वाला स्टेप, एक ये वाला स्टेप और एक ये वाला स्टेप। अब जब ये रिवर्सिबल नहीं हो सकते तो हमने क्या करना है, इन्हें ज़बरदस्ती रिवर्सिबल बनाना है ताकि हम पायरुवेट से ये दोबारा रिवर्स में इसको चलाएं और हम एंड में हम ग्लूकोज बना लें। उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी के ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, स्टारवेशन स्टेट में है, या तो हमने खाना नहीं खाया हुआ, भूखे में है, या हम रोज़े में हैं, या हम जो है ना कार्बोहाइड्रेट लेस डाइट ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी की कंटिन्यूसली ज़रूरत है। अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बार बार आपको बता रहा हूँ। अब ये जो नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमने किससे बनवाना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये है कि नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाओ। किससे? फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, यानी पायरुवेट से बनवा लो, लैक्टेट से बनवा लो, अमाइनो एसिड से बनवा लो, वगैरह वगैरह। मैं आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। हमारे पास होता है लैक्टेट, छोटी सी एग्जांपल। हमारे पास जैसे हमारे पास ना पायरुवेट होता है, तो पायरुवेट हमारे पास हमें पता है कि जो मसल सेल्स होते हैं वो पायरुवेट को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टेट में। अब वो जो लैक्टेट होता है ना, ये लैक्टेट एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है और इससे सिर्फ बनते हैं 2 एटीपी, बस इससे सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बन सकते हैं, और ज्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में कितने एटीपी बनते हैं? 2। अगर हम इस लैक्टेट से किसी तरीके से ग्लूकोज बनवा लें, यानी इस लैक्टेट को हम किसी तरीके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दें, ग्लूकोज से कितने एटीपी बनेंगे? 36 एटीपी, 34 एटीपी का फर्क आ जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा। इसी तरह होगा कि जो ऐसे मॉलिक्यूल जिसे थोड़े थोड़े एटीपी बनते हैं, हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, और उससे क्या होगा, हम दोबारा ग्लूकोज एटीपी बना लेंगे। यानी हमारे पास एक एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, वो इस लैक्टेट को दोबारा कन्वर्ट कर देता है पायरुवेट में। यह पायरुवेट है इधर, ये पायरुवेट को हम दोबारा रिवर्स में ले जाएंगे, उससे ग्लूकोज बन जाएगा और ग्लूकोज से 36 एटीपी बन जाएंगे। सिंपल ये है। ये अभी मैंने सिर्फ लैक्टेट की एग्जांपल दी है, यानी हम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। लैक्टेट क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मेन फंडा यही है कि आपने नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम धूप में बैठ जाते और धूप से भी एनर्जी मिलती, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अपनी बॉडी में बनवाना भी है तो उसके लिए भी हमारे पास जो है ना खाना खाना बहुत सख्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब हमारे पास लैक्टेट होगा, फैटी एसिड्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये सारी चीज़ें हम खाना खाएंगे तो अब आएंगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी तब हमारी बॉडी में नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन सकता है। अब हम मेन पाथवे पे आते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होती क्या है। देखिए हमारे पास जो है ना ये पायरुवेट को हमने रिवर्स में लेके जाना है, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया रिवर्स में लेके जाना है, लेकिन पहले ही स्टेप में जो है ना हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पायरुवेट है ना, इस पायरुवेट को हम फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये होता ही नहीं है।
क्यों नहीं होता? मैंने आपको बताया कि अगर ये स्टेप इतना इजी होता तो जैसे ही हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते, पायरुवेट बनाते, तो ये पायरुवेट जो है ना क्रब साइकिल के अंदर एंटर होने की बजाय दोबारा टूट जाता और दोबारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करता। तो एज अ रिजल्ट हमें एनर्जी ना मिलती और हम सर्वाइव ही ना कर पाते। तो ये नेचर ने इतना आसान काम नहीं रखा हुआ कि ये जो है ना जैसे ही पायरुवेट बनेगा और पायरुवेट दोबारा टूट के फॉस्फोइनोल पायरुवेट और दोबारा रिवर्स में प्रोसेस चले जाएगा। तो इसके लिए कोई हमें नई स्ट्रेटजी अपनाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने पायरुवेट को तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में तोड़ना ही तोड़ना है। लेकिन हमारे पास मसला ये होता है कि यहाँ पे कोई भी नेचर ने ऐसा कोई एंजाइम नहीं बनाया हुआ, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता जो पायरुवेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर सके। कोई एंजाइम ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में बनाता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेस, वो दोबारा इसको पायरुवेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो अब हम एक नई स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन हमने बनाना तो है। तो हम क्या करेंगे, इस पायरुवेट को कन्वर्ट कर देंगे एक और कंपाउंड में, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। अब जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है ना, वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। अब आप मुझे कहेंगे सर हम पागल तो नहीं हैं? तो काश हम पागल तो नहीं हो गए। जो पायरुवेट होता है उसमें तो 3 कार्बन होते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर तो 4 कार्बन होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि पायरुवेट को हमने ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया? मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन होते हैं और इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, इसका मतलब 1 कार्बन का इजाफा हुआ है। 1 कार्बन का इजाफा हुआ है, मैं आपको कहूँगा आपने टेंशन ना लें, आप इसके अंदर 1 कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा कर दें। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो इजाफा करवाने वाला एंजाइम होता है ना, ऐसा एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा करवाए, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेज। अब किसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा करवा रहा है? पायरुवेट के अंदर। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम हो जाता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। उस एंजाइम का नाम होता है, मैं कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर लिख रहा हूँ, इस एंजाइम का नाम होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। आपको बताया था कि 4 एंजाइम काम करते हैं, ये पहला एंजाइम हो गया जो काम करता है। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है ना, अब ये ऑक्सैलो एसीटेट से हम फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि ऑक्सैलो एसीटेट कहाँ पे होता है? ये ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब हमें ऑक्सैलो एसीटेट के पास जाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसना पड़ेगा। अब हमें पता है कि हमारे पास ये पायरुवेट होता है, जो पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस के जरिए, ये पायरुवेट बना, वो पायरुवेट क्या करता है, वो पायरुवेट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की फर्स्ट लेयर के बाद आता है, इसके बाद इसने एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाना होता है। या तो ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाए, ये पायरुवेट यहाँ पे आ गया, इसके पास 2 चांसेस हैं कि या तो ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाए और वो एसिटाइल को ए क्या करे, फिर इस ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन हो जाए और हमारे पास क्रब साइकिल चलाए। लेकिन अब हमारे पास, मैंने आपको बताया क्या है, एनर्जी की कमी है, ग्लूकोज की कमी है। अब हमारी बॉडी ये वाला पाथवे नहीं चला सकती, तो ये क्या करेगी, ये पायरुवेट जो है ना डायरेक्ट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताया कि हमारा पायरुवेट डायरेक्ट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाना है। वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट को हम ब्रैक रिवर्स में चलाएंगे, हमारे पास नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, उसके बाद हम तोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो आपको बता दिया, उसका नाम होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नाम का हमारे पास एंजाइम होता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस ऑक्सैलो एसीटेट को बाहर निकालना है। इस ऑक्सैलो एसीटेट को बाहर क्यों निकालना है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस ऑक्सैलो एसीटेट को बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे पास ये बाहर नहीं निकलेगा, तो हमारे पास जो क्रब्स और ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो साइटोप्लाज्म के जितने भी एंजाइम होते हैं वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं घुस सकते कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस के जो है ना ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स करवा सके। हमने इस ऑक्सैलो एसीटेट को बाहर निकालना है, लेकिन फिर भी मसला हमारे पास क्रिएट हो जाता है कि ऑक्सैलो एसीटेट भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता। अब जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, यानी डबल मेम्ब्रेन है, उसको क्रॉस करके जा सकता है वो 2 मॉलिक्यूल हैं, या तो हमारे पास मेलेट जा सकता है या तो हमारे पास सिट्रेट जा सकता है। या तो हम सिट्रेट को बाहर निकाल लें या हम मेलेट को बाहर निकाल लें। तो बॉडी क्या करती है, इस ऑक्सैलो एसीटेट को मेलेट में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि रिवर्सिबल स्टेप है और ये मेलेट जो है ना बाहर इजीली आ सकता है दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। अब जैसे ये मेलेट क्रॉस करके बाहर आता है, हम इसे दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? अब हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ गया, ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ गया। अब इस ऑक्सैलो एसीटेट को हम क्या करेंगे, इस ऑक्सैलो एसीटेट का हमने मेन काम क्या करना है, इस ऑक्सैलो एसीटेट को हमने फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करना है, पीईपी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एंजाइम होगा जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देगा। अब जो ऑक्सैलो एसीटेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम होता है पेप्सी के, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। अभी तक हमने 2 एंजाइम्स पढ़ लिए हैं। एक एंजाइम हमने पढ़ लिया पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और दूसरा एंजाइम हमने पढ़ लिया है पेप्सी के, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, पेप्सी
पेप्सी ये दो एंजाइम हमारे पास हो गया। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। देखिए हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ना, ग्लूकोज टूटता है, हमारे पास पायरुवेट बनता है। अब हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस करनी है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों करनी है? क्योंकि ब्रेन को एनर्जी चाहिए। अब ब्रेन को एनर्जी चाहिए ताकि हम जो है ना दोबारा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ सके और अपने लिए ATP बना सकें। अब हमारे ब्रेन क्या करता है, एनर्जी तो बनानी है, तो हमारे लिवर सेल्स एक नया मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं। हमारे लिवर सेल्स ने ग्लूकोज बनाना है, बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, हमारे लिवर सेल्स जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे और वो ग्लूकोज ब्रेन के पास पहुंचाएंगे। अब वो इतनी आसानी से तो कन्वर्ट नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया कि अगर आप ग्लूकोज को तोड़ के दोबारा पायरुवेट बनाए और पायरुवेट दोबारा रिवर्स में जाके ग्लूकोज बना ले, अगर ये पॉसिबल हो सकता होता तो हमारी बॉडी की एनर्जी ना बन पाती। तो हमारे पास पहले स्टेप में बड़ी मुश्किलात आती हैं कि हमारे पास पायरुवेट फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये जो पायरुवेट होता है हम इजीली क्या करते हैं, इसको ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एंजाइम होता है जो ऑक्सैलोएसीटेट बना सकता है। और इस ऑक्सैलोएसीटेट को फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं पेप्सी के एंजाइम की वजह से फास्फोइनोल पायरुवेट के। अब ये जो पायरुवेट है ना, ये हमारे पास बनता तो साइटोप्लाज्म में है, लेकिन इसको ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना बहुत सख्त जरूरी है। तो हम इसको क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देते हैं। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजते हैं, वहाँ पे ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सैलोएसीटेट में। अब वो ऑक्सैलोएसीटेट क्या करता है, वो ऑक्सैलोएसीटेट को हम बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन ऑक्सैलोएसीटेट बाहर निकल ही नहीं सकता। फिर हम क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिव पाथवे इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सैलोएसीटेट को मैलेट में कन्वर्ट कर देंगे, मैलेट को बाहर निकाल देंगे और इसी मैलेट को दोबारा ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए ऑक्सैलोएसीटेट हमें चाहिए था, ऑक्सैलोएसीटेट अगर डायरेक्ट बाहर आ जाता हम डायरेक्ट बाहर निकाल लेते और ऑक्सैलोएसीटेट पे फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑक्सैलोएसीटेट को मैलेट में, वो मैलेट बाहर आ जाएगा, वो मैलेट बाहर जाके ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेप रिवर्सिबल है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो ये इजीली एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अब ये क्या करेगा, पेप्सी के क्या कर देगा, ऑक्सैलोएसीटेट को फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। पहला स्टेप हमारे पास हो गया ना, फिर आगे वाले स्टेप हमारे पास बड़े इजीली रिवर्सिबल है। अब दूसरा मेन वजह यह है कि ये पायरुवेट फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकता, नेचर ने यहाँ पे एंजाइम्स क्यों नहीं रखा हुआ। उसकी मेन वजह ये होती है कि यहाँ पे ना एक NADPH बनता है और एक NADPH से बनते हैं 3 ATP। अगर यहाँ पे दोबारा पायरुवेट से फास्फोइनोल पायरुवेट बनता तो हमारा एक NADPH खर्च हो जाता। अगर एक NADPH खर्च हो जाता तो हमारी एनर्जी खर्च हो जाती। ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी है, हम NADPH स्टोर करना चाहते हैं, हम खर्च थोड़ी करना चाहते हैं। यहाँ पे NADPH कंटिन्यूसली कंज्यूम होते रहते एक सेल के अंदर लाखों बार ये रिएक्शन हो रहा है। तो अगर एक सेल के अंदर लाखों बार NADPH खर्च हो रहे हैं, इसका मतलब है कितनी ज़्यादा एनर्जी हमारी खर्च हो रही है। तो इसलिए नेचर ने यहाँ पे ये वाला एंजाइम रखा ही नहीं है। अगर ये वाला एंजाइम होता तो हमारे पास ये दोबारा कन्वर्ट होते रहते और हमें एनर्जी ना मिल पाती। अब आगे वाले स्टेप बड़े सिंपल है। आगे वाले स्टेप क्या, फास्फोइनोल पायरुवेट इजीली 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल है। ये आगे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट में, वो आगे जाके इजीली 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आगे जाके इजीली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, वो आगे जाके फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होना चाहता है, लेकिन यहाँ पे हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेप दोबारा रिवर्सिबल नहीं है, इर्रिवर्सिबल स्टेप है। यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है, जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनाता है, उसको हम कहते हैं फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज। फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज ये वाला एंजाइम यहाँ पे काम करता है। ये फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज क्या काम करता है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन यही वाला एंजाइम दोबारा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल एंजाइम होना बहुत सख्त जरूरी है, ताकि इसको रिवर्स में ले जाए। चेक एंड बैलेंस हो रहा है। देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनवाना है, इतनी आसानी से नहीं बन जाएगा, चेक एंड बैलेंस होगा हर स्टेप में। एक स्टेप में चेक एंड बैलेंस हुआ फास्फोइनोल पायरुवेट वाले में, उसके बाद हम 4-5 स्टेप इजीली यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। अब इस स्टेप में चेक एंड बैलेंस स्टार्ट होगा। अब जो हमारे पास लिवर सेल्स होते हैं ना, लिवर सेल्स के पास एक खास एंजाइम होता है जो दोबारा इस फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर दे। ये एंजाइम सिर्फ लिवर सेल्स के पास होता है और थोड़ा बहुत किडनी सेल्स के पास, आपको बता दूं। इसीलिए हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस सिर्फ लिवर सेल्स या किडनी सेल्स कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और सेल्स के पास ये एंजाइम नहीं होता। अगर वो कोई भी बॉडी का सेल्स हो, मसल सेल्स हो, हमारे पास ब्रेन सेल्स हो या कोई और सेल्स हो, कोई भी सेल्स हो, न्यूरॉन्स हो, अगर वो ये सारा रिवर्स में करके यहाँ तक ले आते हैं, लेकिन यहाँ तक ये स्टेप फंस जाएगा, ये स्टेप दोबारा ऊपर नहीं जा पाएगा, ग्लूकोज दोबारा नहीं बन पाएगी। इसीलिए क्यों नहीं बन पाएगी, उसकी वजह यह है कि ये वाला जो एंजाइम होता है जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर सकता है, वो सिर्फ लिवर सेल्स के पास है। और उस एंजाइम का नाम है हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेटेज। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेटेज यानी जो फ्रुक्टोज 1,6 को, यानी फ्रुक्टोज 1,6 तो उसी तरह था, बिस फास्फेट है, हमने आगे टेज लगा दिया। टेज का क्या मतलब है कि इसको रिवर्स में ले जाएगा और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बना लेगा।
फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेटेज क्या करेगा, फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट को इजीली कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। अब जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है वो भी रिवर्सिबल है, वो ग्लूकोज 6 फास्फेट इजीली बना लेगा। अब लास्ट स्टेप, जो पहला स्टेप है ग्लूकोज 6 फास्फेट, वो दोबारा ग्लूकोज नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये स्टेप दोबारा इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो अब ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट क्या करेगा, जो लिवर सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स के अंदर क्या होता है, लिवर सेल के अंदर हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये चला जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। जिस तरह हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेटेज था, इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेटेज है। वो क्या काम करेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जाएगा यहाँ पे, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट है और यहाँ पे हमारे पास होता है एक एंजाइम, ये एंजाइम का क्या नाम है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। ये ग्लूकोज 6 फास्फेटेज इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर। अब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर बन गया। अब इस ग्लूकोज को ये ब्लड सेल्स के अंदर, लिवर सेल्स डाल देंगे और उसके बाद इसे ब्रेन सेल्स के पास और जहाँ जहाँ एनर्जी की जरूरत है उसको सप्लाई कर देंगे। देखिए 4 एंजाइम हमारी बॉडी में काम आए हैं। 4 एंजाइम कौन कौन से हैं? सबसे पहला पायरुवेट कार्बोक्सिलेज काम आया, जो पायरुवेट को ऑक्सैलोएस्टेट में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा एंजाइम पेप्सी के काम आया, जो ऑक्सैलोएस्टेट को फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहा है। तीसरा एंजाइम हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेटेज काम आया और चौथा एंजाइम हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेटेज काम आया। ये चारों के चारों एंजाइम किसके पास अवेलेबल है, लिवर सेल्स के अंदर। इसीलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर सेल्स के अंदर ही हो सकती है और थोड़ी बहुत 20 to 30% किडनी सेल्स के अंदर भी। अब हमारे पास तो ये थे कि हमने क्या किया, सिर्फ जो हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस के पाथ थे उसको हमने रिवर्स में चला दिया। अब हमारे पास जो पायरुवेट है, अगर ये पायरुवेट हमारे पास इतनी ज़्यादा ही थी तो जिसको हमने रिवर्स में चलाना था, तो इस पायरुवेट को हमने क्रब साइकिल में क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया, भाई हमें ये बताएं। अगर ये पायरुवेट इतनी ही ज़्यादा थी, अगर हमारे पास ये स्टेप्स इतने ही ज़्यादा थे, हमने इतना रिवर्स में इसको चलाया, हमने दोबारा क्रब साइकिल क्यों नहीं बनवा लिया, एनर्जी की तोड़वा के 36 ATP क्यों नहीं बनवा लिया। उसकी वजह यह है कि अगर हम 36 ATP बनवा भी लेंगे तो एनर्जी किसको मिलेगी, लिवर सेल्स को, क्योंकि लिवर सेल्स के अंदर ये टूटेगा। हमें एनर्जी तो नहीं चाहिए, लिवर सेल्स तो बेचारा खुद खुश है। इस तरह लिवर सेल ने ब्रेन सेल्स का सोचना है, ये ब्रेन सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना चाहता है, ब्रेन सेल को सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। तो इसीलिए ये पायरुवेट जो भी चीज़ें बन रही है बेचारे के पास, ये खुद ही उसे कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, ताकि ग्लूकोज बने और ब्रेन सेल्स को हम एनर्जी जाके प्रोवाइड करें। अब मैंने आपको बताया नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से बनते हैं, कुछ तो मैंने आपको बता दिया कि यूं यूं होता है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और मोटा मोटा बता देता हूँ कि और किस किस चीज़ों से ये बन सकता है। हमारे पास होते हैं, हमारे पास आपको पता है अमाइनो एसिड्स भी थोड़े बहुत होते हैं, अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, लैक्टिक एसिड्स होते हैं। लैक्टिक एसिड के अलावा हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं। ये 3 चीज़ें हमारे पास जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट, जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड। अब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, जब ये टूटता है, जिस तरह ग्लूकोज टूटता है उसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, इसी तरह जब हमारे पास फैटी एसिड टूटता है ना, इसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। अब ये जब बीटा ऑक्सीडेशन होती है ना, तो इसके ज़रिए से भी क्या होता है, हमारे पास बन जाते हैं पायरुवेट। क्या बनते हैं हमारे पास, पायरुवेट। इसी तरह हमारे पास जो लैक्टिक एसिड होता है ना, जब ये भी टूटता है हमारे पास बन जाता है पायरुवेट। लैक्टिक एसिड को पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है। इसी तरह कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिन्हें हम कीटो अमाइनो एसिड्स कहते हैं, वो हमारे पास कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, जो ये वाला स्टेप है। अल्फा कीटा ग्लूटारेट फिर फ्यूमारेट में, फिर मैलेट में, और मैलेट बाहर चला जाता है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम आ सकता है। एक तो ये क्या करते हैं, 2 पाथ हैं इसका, एक तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और जाके क्रब साइकिल के बाद मैलेट बनाते हैं और मैलेट बाहर आ जाता है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम करता है। और दूसरा ये क्या करते हैं, पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे बना रहे हैं पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है ना, इसके पास 2 पाथवे हैं, या तो ये पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाए और एसिटाइल को ए क्या करे, एसिटाइल को ए से आगे बन जाए कीटोन बॉडीज़। 3 कीटोन बॉडीज़ होती है, कीटोन बॉडीज़ का मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। एसिटाइल को ए जो है ना कन्वर्ट हो जाए किस में, कीटोन बॉडीज़ में, एसीटो एसीटेट में, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट में और एसीटोन में। मैं उनके चक्कर में नहीं जा रहा अभी। और दूसरा ये होता है कि ये पायरुवेट को हम दोबारा ऑक्सैलोएस्टेट में कन्वर्ट करें, फिर जिस तरह अभी किया है ऑक्सैलोएस्टेट को दोबारा हम कन्वर्ट कर दें फास्फोइनोल पायरुवेट में, और वो फास्फोइनोल पायरुवेट दोबारा रिवर्स में जाते रहे और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर ले। ये 3 चीज़ें देखें, एनर्जी हमें देखें, खाना हमें फिर भी खाना पड़ा है, अमाइनो एसिड खाने में ही होते हैं, लैक्टिक एसिड खाने में ही होते हैं, फैटी एसिड खाने में ही होते हैं। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से सारी खुराक कहाँ जाती है, लिवर सेल्स के पास। लिवर सेल्स इनको मैनेज करता है। अब लिवर सेल्स को पता लग रहा है कि बॉडी 3-4 घंटे से रोजे में है,
या 5-6 घंटे से सो रही है, तो लिवर सेल क्या करेगी, उसको पता है कि ब्रेन ने ग्लूकोज चाहिए, वो क्या करेगी बेचारे इन सारी चीज़ों को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगी, पायरुवेट को ऑक्सैलोएस्टेट में, उसको फॉस्फोलिपिड पायरुवेट में, क्योंकि इसके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो ऑक्सैलोएस्टेट बना सकता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। उसके पास ऐसा एंजाइम है जो फॉस्फोलिपिड पायरुवेट पेप्सी के है जो बना सकता है, और उसके बाद ग्लूकोज बन जाएगा, और वो ग्लूकोज जाके डायरेक्ट सप्लाई होगा ब्रेन के पास, और ब्रेन जाना एनर्जी प्रोवाइड करेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा क्या क्या बताना है आपको। देखिए, हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, हमने नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे पास नहीं थे, कम थे, हमने नए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने थे। क्यों कम थे? क्योंकि हमारे पास जितना ग्लाइकोजन था वो 2-3 घंटे तक स्टोर हो सकता था, वो दोबारा टूट गया, उन्होंने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लिया। अब वो जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाए थे वो हमसे खर्च हो गए। अब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की बहुत कमी है, और हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनको स्पेसिफिकली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही चाहिए जो एनर्जी बना के देता है। फैटी एसिड से वो एनर्जी हासिल नहीं कर सकते, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जो फैटी एसिड्स है, अमीनो एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सारों को तोड़ देगी पायरुवेट के अंदर। वो जो पायरुवेट होगा उसको जो है ना रिवर्स स्टेप में चलाएंगी, और जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटा था उसी से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दोबारा बनवा लेगी। 4 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स काम करेंगे और वो नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनवा लेगी। अब वो जो नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फिर ब्रेन सेल्स के पास पहुंचा देंगे, और ब्रेन सेल्स उससे एनर्जी हासिल कर लेगा। ये था टोटल हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस का बात है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अगर सब्सक्राइब ज़रूरत है तो कर लें, नहीं ज़रूरत तो ना करें, ठीक है। और ये बता दें कि वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है।